ये आपका चैप्टर है 4। तो देखिए द्विघात समीकरण क्या होता है। सबसे पहले आप पढ़े थे ना द्विघात बहुपद, तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर है 5x² प्लस 7x प्लस 10, ये सब क्या है, ये द्विघात बहुपद है। ठीक है, तो द्विघात बहुपद ये है। अगर इसी को अगर देखिए इसी में अगर हम क्या करेंगे, बराबर में अगर 0 दे देंगे बराबर में, तो ये क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण हो जाएगा। ठीक है, द्विघात बहुपद में क्या होता है, बराबर होता है, नहीं होता है। इसमें अगर हम बराबर दे देंगे तो ये द्विघात समीकरण हो जाएगा। समीकरण में क्या होता है, बराबर में कुछ होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये देखिए 5x² प्लस 6x बराबर 5, ये क्या है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, देखिए द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो क्या, x² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये क्या है, ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। ठीक है, x² के गुणांक में कुछ होगा 5 है, जैसे x के गुणांक में कुछ होगा जो 7 है, यहाँ पर c जो अचर पद 10 है। देखिए यहाँ पर जरूरी नहीं है कि देखिए यहाँ प्लस का 7 है, माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, उसका को उतना ज्यादा नहीं देखना है। लेकिन हाँ इस तरह का रूप होना चाहिए, माइनस प्लस में होता है वो होबे करेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। और एक बात यहाँ से याद रखिएगा कि a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। a का मान ये कहाँ मिलेगा, x² के गुणांक a होता है, तो उसका मान जो होना चाहिए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बाकी बात सारा सिचुएशन इसमें फॉलो हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पर हम लिख देंगे कि मान लीजिए x² प्लस 7 बराबर 0, ये क्या है, ये द्विघात समीकरण है। देखिए यहाँ से क्या इनके इसमें x² का गुणांक क्या है, x² का गुणांक को a बोलते हैं ना, तो a का गुणांक क्या है, नहीं कुछ होता एक होगा ना। उसके बाद बोलिए x का गुणांक b होता है, तो b का मान कितना है, इसमें नहीं कुछ होता 0 होगा ना। सी का मान कितना है, 7 है ना है, तो इसको क्या बोलेंगे, द्विघात समीकरण। ठीक है, इसमें देखिए जैसे मान लीजिए, देखिए ये बात आप याद रखेंगे कि देखिए x² द्विघात समीकरण मतलब चर का अधिकतम घात 2 होगा तो उसको आप बोलिएगा द्विघात समीकरण। ठीक है, तो यहाँ से अगर मान लीजिए कि देखिए ये जरूरी नहीं है कि x² के गुणांक में अगर मान लीजिए कि कोई अंक हो, इस तरह से रूट में भी अगर हो जाएगा ना, जैसे मान लीजिए कि रूट में 7x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0, तो ये भी क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, तो यहाँ से एक और बात देखिए, जैसे मान लीजिए कि x² बराबर कुछ भी हो 0, 5, 10 कुछ भी हो, तो ये क्या होगा, ये भी द्विघात समीकरण है। अब देखिए सर इस रूप में नहीं, ऐसा रूप में कहाँ है, उसका मतलब नहीं है। x² है ना, तो सबसे पहला नंबर x² इसमें होना चाहिए और बराबर का चिन्ह होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, a का मान हो जाएगा, नहीं कुछ है तो 1 हो जाएगा, b के मान नहीं है तो 0 हो जाएगा, c के मान नहीं है तो क्या है, c के मान नहीं, उधर चल जाएगा तो c का मान हो जाएगा 5। ठीक है, तो आपका अधिकतम चर की अधिकतम घात 2 हो और इस तरह से हो तो हम क्या कह सकते हैं कि द्विघात समीकरण है बस। यानी द्विघात बहुपद जो पढ़ते थे उसमें सिर्फ बराबर लगा करके 0 या कोई अंक हो जाए तो उसी को हम बोलते हैं द्विघात समीकरण। तो इसमें क्या है, प्रश्नावली में आप जाएंगे तो उसमें पहचानना है कि द्विघात समीकरण कौन है नहीं है, आपको बताना होगा, उसमें खोज कर उसमें और अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, उसमें इससे थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, उसके एग्जाम्पल भी है, उसमें भी पहचानना है। कुछ क्वेश्चन में आपको क्या बोलते हैं, वहां पर स्टेटमेंट लिख देगा और उसको आपको क्या करना है, द्विघात समीकरण में उसको बना के बताना है। ठीक है, स्टेटमेंट को द्विघात समीकरण बना के बताना है। तो हम एग्जाम्पल पहले लेते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल से समझिएगा। देखिए उदाहरण नंबर 2 है, जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। उदाहरण नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है, बोले x - 2 का होल स्क्वायर है प्लस 1 बराबर 2x - 3 है। तो इसको पहले आप हल कीजिए। ठीक है, हल करने के बाद इसको हम देखेंगे कि द्विघात समीकरण है या नहीं है।
ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर इसको खोल दीजिए, आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस बी के होल स्क्वायर पर खोल दीजिएगा और प्लस 1 है तो 1 बराबर 2x माइनस 3। यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर और हो जाएगा माइनस का 4x और 4 एक 5 हो जाएगा और इसको बराबर के इधर कर लीजिएगा तो माइनस का 3 बराबर 0 प्लस का 3 बराबर हो जाएगा 0। यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस देखिए माइनस में 4x माइनस में 2 माइनस में हो जाएगा 6x प्लस 5 3 8 हो जाएगा बराबर हो जाएगा 0। और देखिए द्विघात समीकरण है या है, यहाँ पे लिखेंगे कि है, हाँ लिख दीजिएगा, ठीक है। हाँ देखिए इसको भी फिर सिंपलिस्ट करिए, इसको भी हल करिए तो देखिए एक्स में इससे ये देखिए एक्स में इससे मल्टीप्लाई करिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 है तो 8 बराबर इसको करिएगा तो आ जाएगा इसमें हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है। देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला फॉर्मूला पढ़े क्लास 9th में, तो इसका है ना होता है, या आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो फिर वही आएगा बाद में। तो ये हो देखिए बराबर के इधर उधर कट गया तो यहाँ से आपको मिल गया एक्स प्लस 8 माइनस में तो नहीं आएगा तो प्लस में हो जाएगा बराबर 0, तो आपको मिल जाएगा एक्स प्लस 12 बराबर 0। बताइए द्विघात समीकरण है नहीं है, चर के अधिकतम घात 2 नहीं है, द्विघात समीकरण है नहीं, ये लिखिएगा नहीं, ठीक है। इसका तीसरा पार्ट देखिए, इसमें फिर एक्स से मल्टीप्लाई करेगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 3x हो जाएगा और बराबर में एक्स स्क्वायर है और प्लस 1 है, इसको सबको एक तरफ कर लीजिए तो 2x स्क्वायर प्लस 3x बराबर को उधर करिएगा तो प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। यहाँ से 2x स्क्वायर है और 1x स्क्वायर है तो एक बार x स्क्वायर बचेगा प्लस में और यहाँ से हो जाएगा प्लस का 3x माइनस का 1। ये देखिए द्विघात समीकरण है, हाँ क्योंकि चर के अधिकतम धातु है तो आप लिख दीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पार्ट में है x प्लस 2 का क्यू बराबर x क्यू माइनस 4 है, ठीक है। तो ये आप x प्लस y के क्यू पर तोड़ दीजिएगा, जो ये ऊपर फार्मूला लिख दिए ऊपर इसको तोड़ दीजिएगा तो आ जाएगा a क्यू होता है 8 प्लस ये हो जाएगा 3 दूनी 6x स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा 3 यानी 4 हो जाएगा 4 12x हो जाएगा 12x बराबर हो जाएगा एक्स क्यू माइनस का 4, एक्स क्यू से एक्स क्यू कट जाएगा तो इसको हम आप लिख लीजिए एक्स 6x स्क्वायर पहले लिख लीजिए 6x स्क्वायर प्लस और एक्स वाला पद को लिख लीजिए पहले और यहाँ पर है 8 बराबर है माइनस का 4, ठीक है। तो यहाँ से इसको इधर ले आइए तो हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 12x और प्लस 8 ये नहीं आएगा तो प्लस को हो जाएगा 4 बराबर 0। 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण है कि उचर के एकदम घात 2 है तो लिखेगा हाँ द्विघात समीकरण है तो हाँ रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए अब आपको इससे समीकरण बनाना होगा, ठीक है। तो पढ़ते हैं, इसका फर्स्ट पार्ट है जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। तो देखिए क्या है सिचुएशन कि जॉन है और एक जीवंती है, दोनों को मिला करके कितना कंचा है 45 गो। तो हम क्या करेंगे कोई एगो को मान लेंगे, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए कि हम कहते कि जॉन के पास 10 गो कंचा है तो जो बच गया उसके बाद जो बच गया वो जीवंती का हो गया, टोटल कंचा क्या गो है 45 गो, ठीक है। हम कहेंगे कि जॉन के पास 10 गो कंचा है तो 10 गो जॉन के है के बाद इसका मतलब जो बच गया वो किसका हो जाएगा जीवंती का हो जाएगा। तो बचेगा कितना बोलिए, बचेगा 35। तो कैसे 35 बचेगा, में से 10 घटाइएगा तब ना, तो यानी क्या हो गया 35 10 घटाइएगा तब ना। तो हम अपना मन से थोड़ी 10 और 20 कह सकते हैं, क्या हम नहीं जानते हैं उसके पास क्या गो है इसके पास क्या गो है क्या। तो हम लिखे कि माना जॉन के पास आरंभ में x कंचे थे, ठीक है। तो जीवंती के पास कितना बचेगा, तो 45 में से x हटा दीजिए। जैसे अगर हम जानते कि अगर जॉन के पास 10 गो कंचा है तो 45 से टोटल तो 10 गो इसके देने के बाद बचता कितना 35 गो। तो 35 गो क्या करो था जीवंती को, तो क्या किए घटाए तब था ना 35 आया। तो उसी तरह अगर इसका x कंचा है तो 45 में से x हटा दीजिएगा ना तो जीवंती के कंचा की संख्या आ जाएगा।
ठीक है। अब बाद में क्या करता है कि दोनों 5-5 कंचा खो देते हैं। तो आगे बात होती है 5 गो कंचा दोनों खो दिया तो इसका भी 5 गो कंचा जो है वो में से कम जाएगा, इसका भी जो कंचा है अभी का में से क्या होगा 5 गो कम जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो देखिए कि 5 कंचे खो देने के बाद जौन के पास बचे कंचों की संख्या, तो क्या हो जाएगा x में से 5 घटा दीजिएगा, जिसके पास इतना हो जाएगा। उसके बाद जीवंती के पास कितना बचेगा, तो वही लिखे हैं कि तो 5 कंचे खो देने के बाद जीवंती के पास कंचों की संख्या क्या हो जाएगा, तो देखिए 45 माइनस x है पहले से, या 5 को खो दिया तो कितना है 5 उसमें से हट जाएगा, तो इसको और थोड़ा सा सिंपलिस्ट कर लीजिए, तो 45 में से 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा 40 माइनस x हो जाएगा, तो ये इसके पास कंचा की संख्या बच जाएगा। ठीक है, तो बोला है कि 5-5 कंचे खो देगा ना, तो उसके बाद बोला है खो देते हैं और उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल, खो देने के बाद इसके पास जौन के पास ये कंचा हो गया और जीवंती के पास ये कंचा हो गया, तो इसका गुणनफल 124 है। तो गुणनफल 124 है, तो ये दोनों का गुना करेंगे तो 124 है, इसका मतलब यही ना हुआ। तो देखा क्या है, हाँ x माइनस 5, x माइनस हो जाएगा 5 और इसका क्या है 40 माइनस हो जाएगा x, तो इस सबको टोटल मतलब इसका गुणनफल क्या है 124, तो बराबर में लिख दीजिएगा 124। ठीक है, इसको क्या करिए आप हल कर लीजिए, इसमें इससे मल्टीप्लाई कराइए फिर इसमें इससे कराइए। ठीक है, या फिर कॉमन ले लीजिए, x कॉमन लीजिएगा तो आ जाएगा 40 माइनस x, x आ जाएगा, फिर उसके बाद है उसके बाद क्या है माइनस का 5 का, फिर आ जाएगा 40 माइनस x बराबर 124। तो इसको क्या, या फिर आप डायरेक्ट गुना कर सकते हैं, तो आएगा 40x माइनस का x स्क्वायर माइनस का 200 और माइनस माइनस प्लस का 5x बराबर 124। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, यहाँ से देखिए 40x और यहाँ क्या है 5x, तो 45x हो जाएगा, पल्से में है दोनों, आप x स्क्वायर के पहले लिख लीजिए, तो हो जाएगा प्लस का 45x प्लस का 45x माइनस का 200 और इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 124 माइनस का हो जाएगा 124 बराबर में 0 बच जाएगा, जहाँ से आ जाएगा माइनस का x स्क्वायर प्लस 45x और इसको माइनस माइनस प्लस होता है तो हो जाएगा 324 ना, 3 माइनस का 324 बराबर हो जाएगा 0। देखिए इसमें माइनस कॉमन ले लीजिए क्योंकि 4 में माइनस नहीं रखते हैं, तो माइनस कॉमन लीजिएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 45 प्लस का 300 प्लस का 324 बराबर 0। माइनस का कॉमन लेने का मतलब हुआ कि ई माइनस में है तो प्लस में जो प्लस में माइनस में जो माइनस में प्लस में कर देते हैं, तो ये क्या हो गया द्विघात समीकरण के रूप में हम इसको कर दिए। ठीक है, सिर्फ द्विघात समीकरण बना के छोड़ देना है, ये इसका हो गया। उदाहरण नंबर 1 का दूसरा क्वेश्चन है, बोला है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्मित किए गए खिलौना की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। देखिए क्या बोला गया है यहाँ पे, देखिए बोला कि प्रत्येक खिलौना का जो मूल्य होगा ना, प्रत्येक खिलौना का मूल्य जो होगा 55 में से एक दिन में निर्मित किए गए खिलौना की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर होगा। मतलब प्रत्येक खिलौना के जो मूल्य होगा वो 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौना की संख्या को घटा दीजिएगा, तब आपको एक खिलौना का मूल्य मिलेगा। मतलब एक खिलौना का मूल्य कब मिलेगा, जब 55 में से एक दिन में कितना निर्मित हुआ है वो घटा दीजिएगा तो एगो खिलौना का मूल्य मिलेगा। ठीक है, यहाँ से फिर आगे देखिए, किसी एक दिन कुल निर्मित लागत 750 रुपया थी, एक दिन निर्मित लागत 750 रुपया थी, हम इस दिन निर्मित किए खिलौने की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो देखिए बात वही है, यहाँ पर क्या बोला है 55 में से एक दिन में निर्मित किए गए खिलौना की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर होगा उसका मूल्य। ठीक है, तो क्वेश्चन में भी वही बोल दिया है कि देखिए कि इस दिन निर्मित किए खिलौने की संख्या ज्ञात कीजिए, वही बात है। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे, माना एक दिन में निर्मित खिलौने
की संख्या बराबर x। खिलौना का मूल्य क्या हो जाएगा? प्रत्येक खिलौने का मूल्य। तो प्रत्येक खिलौना का मूल्य हो जाएगा क्या? बोले ना 55 में से एक दिन में निर्मित किए गए खिलौना की संख्या को घटाने से। तो एक दिन में इतना खिलौना मान लिए कि निर्मित होता है, तो 55 में से इसको घटा दीजिएगा, तो 55 माइनस हो जाएगा x। प्रत्येक दिन का खिलौना का मूल्य हो गया 55 माइनस x। ठीक है, बोला था ना कि प्रत्येक खिलौना का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्मित किए गए खिलौना की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर होता है। प्रत्येक खिलौना का मूल्य ये आ गया, 55 में से एक दिन में निर्मित किए गए खिलौना की संख्या में समान थे, तो 55 में से x हटा दिए, तो एक प्रत्येक खिलौने का मूल्य हमको आ गया। ठीक है, लागत कितना दिया है? लागत इसमें दिया है, लागत आपका है, लागत दिया है 750। लागत बराबर हो गया 750 रुपया का दाम है 50 रुपया। तो कितना रुपया में बिकेगा? इससे टोटल का कितना मूल्य हो जाएगा? एक दिन में हम 100 खिलौना बना रहे हैं और एक खिलौना का दाम 50 रुपया है, तो टोटल का रुपया हमको एक दिन में इनकम आएगा 5000। क्या? तो उसी प्रकार यहाँ से देख लो, खिलौना इतना बनता है और प्रत्येक खिलौना के इतना रुपया दाम है, माने हर एक खिलौना इतने रुपया में देगा। इतना में इतना से गुना करेगा तब ना आएगा। क्या ये कितना के बराबर हो रहा है? क्या रुपया उसको हो रहा है? 750। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन को समझना था, तो यहाँ से अब इसको कैलकुलेशन कर लीजिए। और ये क्या हो गया? 55x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 750। तो यहाँ से इसको ऐसे कर लीजिए, उधर कर लीजिए, तो एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस में 55x। इसको इधर लाना है तो इधर लीजिए, तो माइनस में हो जाएगा, बराबर में 0 कर दीजिए। तो एक्स स्क्वायर में माइनस है तो इसको कॉमन ले लीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0। सिर्फ द्विघात समीकरण बना के छोड़ देना था, ये बन गया द्विघात समीकरण, बस यही इसका हल है।